हेलो सेकेंड ईयर, मैं डॉक्टर अंजू बाला, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। आज आपको नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ, पैमाने के प्रतिफल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिटर्न्स टू स्केल। इससे पहले मैंने बताया था कि हम जब अल्पकाल की बात करते हैं, अल्पकाल में एक साधन स्थिर रहता है और एक साधन परिवर्तनशील होता है। तो ऐसी स्थिति में उत्पत्ति के नियम लागू होते हैं, अर्थात अल्पकाल में एक साधन को स्थिर रखकर दूसरे साधन को बढ़ाने पर उत्पत्ति पे जो प्रभाव पड़ता है उसे उत्पत्ति के नियमों के द्वारा बताया जाता है। लेकिन दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन एक साथ परिवर्तित किए जाते हैं, जिसे किसी भी साधन को स्थिर रखने की आवश्यकता नहीं होती। यानी पैमाने के प्रतिफल में सभी साधनों, उत्पादन के सभी साधनों को एक से अनुपात में परिवर्तित करके उस पर उत्पादन का प्रभाव देखते हैं। इस संबंध में तीन संभावनाएं हो सकती हैं। पहला, पैमाने के वर्धमान प्रतिफल प्राप्त किए जा सकते हैं। यदि उत्पादन के सभी साधनों को k प्रतिशत के बढ़ाने से कुल उत्पत्ति k प्रतिशत से अधिक बढ़ती है तो पैमाने के वर्धमान प्रतिफल की स्थिति होगी। पैमाने के समान प्रतिफल भी प्राप्त किए जा सकते हैं। उस स्थिति यह जब पाई जाती है जब इस सभी साधनों को k प्रतिशत बढ़ाने से कुल उत्पत्ति में भी k प्रतिशत ही वृद्धि होती है। इसी प्रकार पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इस स्थिति में सभी साधनों को k प्रतिशत बढ़ाने पर कुल उत्पत्ति में k प्रतिशत से कम की बढ़ती है। पैमाने के प्रतिफल में तीन बातें स्पष्ट होती हैं। इसका संबंध दीर्घकाल से होता है। दूसरा, इनमें सभी साधनों की इकाइयों को एक से अनुपात में परिवर्तित किया जाता है, अर्थात साधनों का आपसी अनुपात स्थिर रहता है। तीसरा, इनमें एक फर्म के लिए साधनों की कीमतें स्थिर मानी जाती हैं। स्टोनियर व हैग ने पैमाने के प्रतिफल व परिव्ययों के प्रतिफल में भी अंतर किया है, जो इस प्रकार है। पैमाने के प्रतिफल में सभी साधन एक अनुपात में बने रहते हैं, क्योंकि वे एक से अनुपात में परिवर्तित किए जाते हैं। लेकिन परिव्यय के प्रतिफलों की स्थिति तब आएगी जिसमें साधनों के अनुपात ही बदल जाते हैं। जैसे श्रम में 50% वृद्धि व पूंजी में 100% वृद्धि करने से श्रम व पूंजी का पारस्परिक अनुपात पहले जैसा नहीं रहता। अतः परिव्यय के प्रतिफलों के अंतर्गत हम केवल साधनों पर व्यय किए जाने वाली कुल लागत को दुगना, तिगना, चौगुना आदि करते हैं और इसमें साधनों के सहयोग के अनुपात को स्थिर रखने की आवश्यकता नहीं होती। रिचर्ड जी लिप्से व के एल क्रिस्टल ने परिव्यय के प्रतिफलों को प्रतिस्थापन के प्रतिफल कहा है। पैमाने के प्रतिफलों व परिव्यय के प्रतिफलों दोनों में साधनों की कीमतों को हमने स्थिर माना है। अब हम पैमाने के प्रतिफल की तीन दशाएं लेते हैं। पहला लेते हैं पैमाने के समान प्रतिफल। उत्पत्ति की मात्रा ठीक उसी अनुपात में बढ़ती है जिस अनुपात में साधनों की मात्राएं बढ़ाई जाती है, तो उसे पैमाने के समान प्रतिफल की स्थिति कहते हैं। एक फर्म के लिए साधनों की कीमतें दी हुई होने के कारण कुल लागत की उत्पत्ति के अनुपात में ही बढ़ती है। मान लीजिए एक X और एक Y मिलकर Q माल उत्पादन करते हैं। 2X और 2Y मिलकर 2Q क्या उत्पादन करेंगे। यहाँ पैमाने के समान प्रतिफल की दशा मानी जाएगी। इसी प्रकार अगली बार अगर 4X और 4Y साधनों का उपयोग करते हैं तो उत्पादन 4Q होगा, जैसा कि टेबल में बताया गया है। स्थिति 1 में श्रम 1 है
पूंजी एक है, उत्पत्ति भी एक है। स्थिति 2 में श्रम और पूंजी को दुगना कर लेते हैं, अर्थात 2 श्रम 2 पूंजी, तो उत्पत्ति की मात्रा 2 है। यानी श्रम व पूंजी पहले की स्थिति में 100% की वृद्धि हुई है और उत्पत्ति में भी यानी उत्पादन में भी 100% की वृद्धि हुई है। तीसरी स्थिति में श्रम व पूंजी की इकाइयां दुगनी यानी 4 इकाई श्रम की 4 इकाई पूंजी के लिए पर उत्पत्ति की मात्रा 4 होगी। यानी श्रम व पूंजी पहले की स्थिति में 100% बढ़ी और उत्पत्ति में भी 100% है। स्थिति 4 में भी श्रम व पूंजी की इकाइयां 6 + 6 करने पर उत्पत्ति की मात्रा 6 होगी। यानी पिछले वर्ष की तुलना में 50 है और उत्पत्ति भी 50% वृद्धि होगी। आगे हम पैमाने के समान प्रतिफल उत्पत्ति के परिवर्तन के माध्यम से देखेंगे। स्थिति 1 में श्रम व पूंजी की इकाइयां 1-1 हैं, उत्पत्ति की मात्रा भी 1 है। दीर्घकालीन कुल लागत यहाँ पर 1-1 है, यानी 2 रुपये है। दीर्घकालीन सीमांत लागत भी 2 रुपये है और दीर्घकालीन सीमांत लागत और औसत लागत भी 2-2 रुपये है। स्थिति 2 की बात करें, श्रम पूंजी की इकाइयां डबल करने पर 2 इकाई श्रम 2 इकाई पूंजी, तो उत्पत्ति की मात्रा भी 2 होगी। दीर्घकालीन कुल लागत डबल हो जाएगी यानी 2 से 4 और सीमांत लागत कैसे होगी कि 4 में 2 का माइनस करने पर 2 और दीर्घकालीन सीमांत लागत कैसे होगी यानी 4 में 2 माइनस कर देते हैं तो दीर्घकालीन सीमांत लागत है। एवरेज लागत कैसे निकालते हैं? कुल लागत में उत्पत्ति की इकाइयों का भाग देने पर, यानी 4 में 2 का भाग दें तो 2 होता है। स्थिति 3 आए जहाँ पर श्रम और पूंजी की इकाइयाँ दुगनी कर दी 4 + 4, तो उत्पत्ति की मात्रा भी 4 हो जाती है और दीर्घकालीन कुल लागत हो गई 8, 4 + 4 होने के कारण दीर्घकालीन सीमांत लागत 8 में हम 4 का भाग दें तो हो गया 2 और दीर्घकाल सीमांत लागत भी क्या है 8 - 4/2। इस प्रकार हम दीर्घकालीन समान प्रतिफल में हम देखते हैं दीर्घकालीन सीमांत लागत यानी LMC स्थिर रहती है और दीर्घकालीन औसत लागत भी स्थिर रहती है, यानी दोनों बराबर होती हैं। यानी कुल लागत में 10% बढ़ने से कुल उत्पत्ति भी 10% बढ़ती है। तो दीर्घकालीन लागत का स्थिर रहना स्वाभाविक है। चित्र में देखिए, OX पे उत्पत्ति की मात्रा, OY पे साधनों की मात्रा, कुल लागत रेखा ऊपर की ओर बढ़ती हुई, जैसे कि टेबल में भी बताई थी 2, 4, 8, 12 और सीमांत लागत, औसत सीमांत लागत, औसत दीर्घकालीन सीमांत लागत और दीर्घकालीन औसत लागत दोनों बराबर हैं, यानी 2-2 जैसा कि तालिका में बताया है और दोनों स्थिर हैं। तो आप देखिए दोनों स्थिर हैं। तो पैमाने के समान प्रतिफल में LMC और LAC दोनों बराबर पाई जाती हैं। पहले हम बता चुके हैं कोब डगलस का उत्पादन फलन इस प्रकार होता है, Q = AC अल्फा L 1 - अल्फा। Q उत्पत्ति है, C पूंजी है, L श्रम का सूचक है। उत्पादन फलन पैमाने के समान प्रतिफल को प्रकट करता है
तो प्रथम अंश का समरूप फलन भी कहलाता है। इस फलन के अनुसार जिस अनुपात में साधन बढ़ाए जाते हैं उसी अनुपात में उत्पत्ति की भी बढ़ जाती है। पैमाने के समान प्रतिफल को समोत्पत्ति वक्र व पैमाने की रेखा स्केल लाइन के द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं, जैसा कि चित्र में है। OX पे हमने X साधन लिया है, OY पे हमने Y साधन लिया है। यहाँ समोत्पत्ति वक्र 3 है, समान अंतराल पे हैं। पहला समोत्पत्ति वक्र 10 यूनिट का उत्पादन करता है, दूसरा 20 का, तीसरा 30 का है। ए बिंदु पर 1 यूनिट X की 1 यूनिट Y की यूज होती है। जब साधनों को दुगना कर देते हैं यानी 2-2 कर देते हैं तो हम दूसरे समोत्पत्ति वक्र पर पहुंच जाते हैं, बी बिंदु पर, जहां पर 20 यूनिट उत्पादन, यानी हमने जैसे ही दोनों साधनों को डबल किया तो उत्पादन भी हमारा डबल हो गया। इसी प्रकार सी बिंदु पर 50% X और Y में बढ़ोतरी करी, 3-3 करा तो उत्पादन भी हमारा 50% 20 से 30 हो गया। इन सारी संतुलनों को जब हम मिलाते हैं तो ये स्केल लाइन होती है। स्केल लाइन पर देखते हैं समोत्पत्ति वक्र और स्केल लाइन पर श्रम X साधन और Y साधन दोनों का अनुपात समान है और उत्पादन भी समान, पैमाने के समान प्रतिफल को बताता है। इसे हम पैमाने की रेखा विस्तार पथ भी कहते हैं। प्रारंभ में 1 इकाई साधन X की, 1 इकाई साधन Y की तो 10 इकाई का उत्पादन होता है। बाद में 2 इकाई X की, 2 इकाई Y की तो 100% में वृद्धि उत्पत्ति में होती है। ऐसे ही B और C में 50-50% होने पर उत्पादन भी 50% इंक्रीज होता है। अतः जब समस्त साधनों की इकाइयों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाए जाने पर उत्पत्ति भी उसी अनुपात में बढ़ती है तो उसे पैमाने के समान प्रतिफल की दशा कहते हैं। इस स्थिति में पैमाने की बचतें प्राप्त नहीं होती। दूसरा है पैमाने के वर्धमान प्रतिफल। इसमें उत्पत्ति की मात्रा की वृद्धि साधनों की आनुपातिक वृद्धि से अधिक होती है। यदि उत्पादन के प्रत्येक साधन को 10% वृद्धि करने से उत्पत्ति 10% से अधिक बढ़ जाती है तो पैमाने के वर्धमान प्रतिफल की दशा मानी जाती है। इस दशा में साधन मूल्यों के दिए हुए होने से दीर्घकालीन औसत लागत और सीमांत लागत दोनों घटती हैं, जैसा कि आगे चित्र में बताया जाएगा। पैमाने के वर्धमान प्रतिफल व उत्पत्ति में परिवर्तन तालिका द्वारा बताया गया है। अब तालिका में देखिए, स्थिति 1 में श्रम पूंजी के 1 इकाई होने पर उत्पत्ति की मात्रा 1 होती है। स्थिति 2 में श्रम पूंजी को डबल करने पर उत्पत्ति की मात्रा डबल से ज़्यादा यानी 1 से 3 हो जाती है। अगर प्रतिशत रूप में देखें तो साधनों में वृद्धि 100% हुई है, लेकिन उत्पत्ति में वृद्धि 200% हुई है। स्थिति 3 में फिर साधनों को हमने डबल कर दिया, 2 से 4 कर दिया, उत्पत्ति की मात्रा 3 से बढ़कर 12 हो गई। अगर प्रतिशत के रूप में देखें, साधन 100% बढ़े हैं, लेकिन उत्पत्ति 300% बढ़ी है। यानी ये है पैमाने के वर्धमान प्रतिफल को दर्शाता है। अब हम इसको लागतों के संदर्भ में देखें, जैसे कि तालिका में बताया गया है कि स्थिति 1 में श्रम और पूंजी 1-1 है, उत्पत्ति की मात्रा 1 है और कुल लागत 2 है। दीर्घकालीन औसत लागत टोटल कॉस्ट में Q का भाग देने से प्राप्त होती है जो 2 है। दीर्घकालीन सीमांत लागत
जिसका कैलकुलेशन है डेल्टा टी सी अपॉन डेल्टा क्यू, वो भी 2 है। श्रम और पूंजी डबल करने पर उत्पत्ति की मात्रा 3 हो जाती है। दीर्घकालीन कुल लागत भी डबल हो जाती है, 2 से 4 हो जाती है। लेकिन दीर्घकालीन औसत लागत यानी 4/3 रह जाती है। और LMC यानी दीर्घकालीन सीमांत लागत जो कि 4 - 2/2 है, तो 1 रह जाती है। स्थिति 3 में फिर हमने 100% श्रम पूंजी बढ़ाई है। उत्पादन 3 से बढ़कर 12 हो गया। दीर्घकालीन लागत फिर डबल हो गई, यानी 100% बढ़ गई, तो दीर्घकालीन औसत लागत 2/3 हो जाएगी, यानी 8/11। और दीर्घकालीन सीमांत लागत 4/9 हो जाएगी। तो इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ श्रम और पूंजी की प्रति इकाई 1 रुपया माना गया है, यानी औसत लागत घटती है, सीमांत लागत भी घटती है। सीमांत लागत औसत लागत से नीचे रहती है। पैमाने के वर्तमान प्रतिफल को समोत्पत्ति वक्र पैमाने की रेखा के द्वारा भी समझाया जा सकता है। जैसा कि चित्र में है, OX पे हमने X साधन लिया है, OY पे मैंने Y साधन लिया है। 4 यहाँ पर समोत्पत्ति वक्र हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये 45 डिग्री लाइन है। पहले पर 10 का उत्पादन होता है, दूसरे पर 20 का, तीसरे पर 30 का, चौथे पर 40 का। पहले पर 4 उत्पादन की मात्राएं हैं, साधन हैं, और उत्पादन 10 है। बी बिंदु पर X और Y दोनों साधन 4 से बढ़ाकर 7 कर दिए, लेकिन 100% उत्पादन बढ़ गया, जबकि उत्पादन के साधन 100% नहीं बढ़े। ये वर्तमान प्रतिफलों को बताता है। जब A, B, C, D 4 बिंदुओं को संतुलन को हम मिला देते हैं, तो ये पैमाने की रेखा कहलाती है। B से C, C से D भी प्रतिशत निकालकर वर्तमान प्रतिफल की स्थिति देखी जा सकती है। इसमें भी उत्पत्ति की वृद्धियां क्रम से 50%, 33.1/3%, साधनों में वृद्धि 28/4/7% और 16.2/3% होती है। चित्र के द्वारा भी देखें, OX पे मात्रा ली है साधनों की, OY पे औसत व सीमांत लागत, ये है LMC दीर्घकालीन सीमांत लागत, और ये है दीर्घकालीन औसत लागत। अब इसमें देख रहे हैं कि वर्तमान प्रतिफल की स्थिति में औसत लागत सीमांत लागत से ज़्यादा है, या फिर सीमांत लागत औसत लागत से कम है। थैंक यू वेरी मच।